बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया गया है और कार्यपालिका के बारे में 52 से लेके 78 तक के बारे में बताया गया है, 78 आर्टिकल के मध्य में बताया गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखा था कि लास्ट डे जो देखा था राष्ट्रपति महोदय के बारे में, इसमें देखा था हम लोगों ने आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 तक हम लोगों ने देख लिया था। 5 आर्टिकल देख लिए थे इसमें से, मतलब 55 तक देख लिया था हम लोगों ने। पहले आर्टिकल में क्या था बच्चों? 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या था? मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा इस पे है, यही तो है। मतलब उसकी अपने निर्णय लेने के लिए जो उसकी बात बताई गई है कि मतलब कार्यपालिका का प्रधान होगा। हाँ हाँ, तो आगे मिलेगा, क्यों परेशान है, आगे रहिए, आते रहिए ना। हाँ, तो देखिए, अब कार्यपालिका का प्रधान होगा तो कोई भी चीज़ होगी भाई, तो सुप्रीम व्यक्ति ही तो होगा। भले ही कोई कैबिनेट फैसला करे, मान लो कोई निर्णय लेगा, तो मुहर फाइनली मुहर कौन? जैसे कानून राष्ट्रपति महोदय नहीं बनाते ना, लेकिन उसकी स्वीकृति उन्हीं से होकर के जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आखिरी अप्रूवल उन्हीं का होता है ना? जैसे मान लो कोई घर पे कोई निर्णयात्मक कार्य होता है तो घर के युवा लोग उसका निर्णय लेते हैं और वृद्ध लोग उसकी पुष्टि कर देते हैं। लेकिन एक बार फाइनली जाता है उनके पास है कि पिताजी ये ऐसा है, चाहे जमीन जायदाद के संदर्भ में हो या आपके करियर का कोई निर्णय हो या आपके शादी विवाह का अप्रूवल हो, फाइनली आप उन्हीं से कहलवाते हो, तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना, तसल्ली के लिए ही। लेकिन अगर आप संतुष्ट ना हो तो वहां तक बात नहीं जाती। तो इसी तरह से जब कैबिनेट किसी बात को लेकर के अगर संतुष्ट नहीं होती है, जैसे शादी विवाह के मैटर में क्या होता है, जो चीज़ें संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रमुख तक बात नहीं जाती मोस्टली, और जब चीज़ें अप्रूवल हो जाती है तो वहाँ तक जाती है। उसी तरह से कोई कानून और विधान जब बन जाता है तो वो फिर राष्ट्रपति महोदय तक जाता है। राष्ट्रपति उस पर निर्णय अपने लेते हैं, जो भी उनका निर्णय हो, और 100% निर्णय सरकार के पक्ष में होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुमत वाला जो लोकतंत्र है, अब ये माना जाता है, जानते क्या, जैसे लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर देखेंगे तो जनता सीधे करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और एक बार जब चुन लिया तो 5 साल फिर वो माना जाएगा उनका एक प्रतिनिधि है। 10 लाख की जनसंख्या पे अगर मान लो एक सांसद महोदय है तो उनके द्वारा जो कही गई बात मानी जाएगी। 10 लाख लोग कह रहे हैं, ये अलग बात है कि 10 लाख शोर मचाए कि नहीं 10 लाख ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मान लिया जाता है क्योंकि आपने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त कर दिया तो 5 साल तक आप उसको, आपके पास पावर नहीं है कि 5 साल पहले उसको निकाल दें, मतलब उसके पद से उतार दें। यानी 5, इसी नाते चुनाव में कहा जाता है ना, सोच समझ के चुनाव करिए, बार बार जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि अपने अधिकारों को जानिए और अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनिए जो आपको लगे कि हमारी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारी इसी नाते राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मैनिफेस्टो में बताती हैं कि हमारे क्या क्या एजेंडे हैं। उन एजेंडों के आधार पर आप उस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, आप उस पर लगाते हैं कि इस पार्टी के लिए जान दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या उस पार्टी को डोनेट करते हैं, उस विचारधारा को चूंकि वो पोषित जो करती है वो आपकी विचारधारा आपको लगती है मेरी विचारधारा है, तो वहाँ का सांसद या जो सांसद होते हैं, सांसद को आपको लगता है कि जब चाहेंगे सांसद जी से काम करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं सांसद जी विकासशील और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कहीं कहीं क्षेत्रवाद, कहीं कहीं समुदायवाद, कहीं कहीं जातिवाद, या कुछ लोग विकास के मुद्दे पर भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न राय होती है और उस आधार पर उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं वो, और वो चुना गया व्यक्ति जो है 5 साल के लिए फिर अब आप अपनी सोच को फिर कुछ नहीं बदल सकते। जो आपने एक बार कर दिया, लॉक हो गया आपका जजमेंट, तो जजमेंट लॉक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे होते हैं कि एक बार बता दिया, टिक कर दिया, तो फिर दोबारा आप उसको मिटा नहीं सकते हो। सेम एज इट इज आपकी यही व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है और फिर 5 साल के लिए वो आपके भाग्य का फैसला करने वाले होते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि भाई युवाओं को पेंशन दीजिए, रोज बेरोजगारी भत्ता दीजिए, उन्होंने कहा मैं बेरोजगारी भत्ता दिलवाऊंगा, उस आधार पे आपने कर दिया। अब पता चला कि वो गए और पार्लियामेंट में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब आपके बड़े आलोचक हो गए, ये आपने कहा था नहीं किया, तो आप कहते रहिए 5 साल बाद पुनः फिर स्थिति आएगी, 5 साल बाद करेंगे। तो यहाँ पर जो जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है, जो सांसद महोदय लोग होते हैं या विधायक महोदय लोग होते हैं, ये लोग नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है उसका मैनिफेस्टो आप पहले से पढ़े होते हैं। जैसे किसी का राष्ट्रवाद है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो वो अपने हिसाब से शासन को करती है, उसी हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।
जैसे किसी की सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब तो लेकिन कमोबेश हर पार्टियों के मैनिफेस्टो लगभग कॉमन होते हैं। जैसे कुछ एक एजेंडा ले, सबका स्वास्थ्य करेंगे, सभी लोग के मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य हो जाएगा। सभी लोग लड़कियों की उन्नति की बात करेंगे, इसी बालिकाओं की एजुकेशन पे, उनकी प्रोटेक्शन की हर राजनीतिक पार्टियां बात करेंगी। तो लगभग कॉमन मैनिफेस्टो सबका होने लगा है। पहले जो इतनी जागरूकता नहीं थी तो लोगों के भिन्न भिन्न मैनिफेस्टो हुआ करते थे। एक तरह से घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो मतलब समझते हैं ना, राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र में बताती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे। ये अलग बात है कि 99% लोग, शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, 90% लोग मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं मैनिफेस्टो, या जानते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते। 10% लोग ही जानते हैं मैनिफेस्टो को के आधार पर। किसी को, केजरीवाल जी को देख लीजिए, तो क्या कहते रहते हैं, आएंगे तो लाइट फ्री कर देंगे, 200 यूनिट तक ये बिजली फ्री कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उनका अपना एक एजेंडा है, कहीं और का कहीं और एजेंडा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये पार्लियामेंट जो निर्णय लेती है हमारे, उस पर राष्ट्रपति महोदय बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ बात ये थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 54 राष्ट्रपति महोदय का चुनाव। ठीक है, चुनाव में क्या देखा था, कौन कौन चुनाव प्रतिनिधि उसमें भाग लेगा। ठीक है, और चुनाव का तरीका कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आइए बच्चों, उसके आगे हम लोग चलते हैं। चुनाव का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया था जी। हाँ, टाइम काफ़ी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब होता है कि जैसे मतों का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि 5 लोग अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो 5 उम्मीदवार, देखिए किसी भी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर एक कंपलसरी चीज राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जान लीजिए, किसी भी कंडीशन में 50% + 1 मत पाएगा व्यक्ति तभी राष्ट्रपति होगा। ये बात सभी जान रहे हैं। तो इसको पूरा करनी कंडीशन, सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि 50% + 1 की जो कंडीशन है, मैं इसके डिटेल आगे आपको बता दूंगा, अभी संक्षेप में थोड़ा मैं समझा दूँ आपको कि 50% + 1 का मतलब ये हो गया कि जो जितने सदन के कुल मेंबर है वहाँ पे मतलब 50% + 1, यानी कि आधे से एक व्यक्ति ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ की लोकतंत्रीय व्यवस्था में क्या है कि वही सरकार बना सकता है जो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% + 1 यानी बहुमत की सरकार होगी, वही बना पाएगा। तो हमारे यहाँ 243 कुल टोटल निर्वाचित सदस्य थे, है ना। तो इसका अगर आधार करते हैं तो 273 वगैरह की करीब में स्थिति हमारी बनती है ना। 273 संख्या सदस्यों की हमारी आती है। जैसे अगर 500 मानेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर अगला 50 मान लेते हैं एवरेज तौर पे, तो उसका 25 हो गया। ठीक है, लेकिन 25 है नहीं, 45 पे तो है, 545 जिसमें 543 ही है निर्वाचित हुए। ठीक है, उस पर बात चर्चा न करिए, जो मुद्दा है उस पर बात करिए। तो मुद्दा ये है कि 273 मेंबर, 272 आते हैं, लेकिन वो पॉइंट में जाता है सबसे 273 मेंबर लिए जाते हैं। ये क्या है, 50% + 1, कौन, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 50% + 1 273 है, इस नाते उनकी सरकार मान ली जाती है। क्लियर। तो राष्ट्रपति के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है कि 50% + 1, क्या समझेगा। तो इस 50% + 1 को पूरा करने के लिए कैसे पूरा करेंगे। मान लो 5 व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो सब जब अब इनको वोट देने वाले मान लो 10 व्यक्ति हैं, इनको सब मतलब टोटल वोट देने वाले व्यक्ति 10 हैं। 5 व्यक्तियों को चुनाव हो रहा है, 10 व्यक्ति वोट देने वाले हैं। तो पहला व्यक्ति जो वोट देगा इनको तो वरीयता क्रम में देगा, यानी 5 को वोट देगा। क्या समझे, 5 को वोट देगा, 5 को वोट देगा। तो फिर पता चलेगा कि जो सबसे कम वोट वाला पाया हुआ व्यक्ति होगा उसके वोटों को दूसरे में हमेशा मतलब उसको हटा दिया जाएगा। हमेशा हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, बस हो रहे हैं, हटाते हटाते तब तक हटाते जाएंगे उसमें से, चाहे वो 2 में फाइट करने में 50% + 1 आ जाए और चाहे वो 3 में फाइट करने पे आ जाए, जब तक ये जाता नहीं ये घटता, यानी स्थानांतरण, मतों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो 5 वाले व्यक्ति को वरीयता क्रम में किसी को दिया हो सकता है कि एक वाले को बहुत सारे लोगों ने
मान लो इसमें 5 लोगों ने पहले वाले 3 लोगों ने पहले वाले को पहली वरीयता दी, ठीक है। बाकी सब में दो से ज्यादा किसी को मतलब पहली वरीयता नहीं मिली हुई है, समझ रहे हैं। और बाकी लोगों ने 8 मेंबर, बाकी 7 मेंबर बचे, दूसरे नंबर पर इनको वरीयता दे दी है, समझ रहे बात को। तो वरीयता का श्रेष्ठतम क्रम इसमें चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी पूरे मत जो कि स्थानांतरित होते चले जाएंगे और वो कंडीशन बनेगी चाहे 2 में या 3 में, जब तक जाएगी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका नीचे से कि घटाते जाएंगे, नीचे हटाएंगे और उसको तो उसका वाला तो वो वरीयता क्रम में जहाँ था उसको छोड़ के बाकी 4 लोगों को जो वरीयता दी गई उनके बांट दिया जाएगा। फिर भी नहीं हुआ तो एक और हटा दिए जाएंगे नीचे वाले, इनके अब उनका भी हट गया और नीचे वाले का भी हट गया, बाकी 3 लोगों का जो वरीयता क्रम था उनको बांट दिया गया। हाँ, जैसे तो इसी में आ गया तो यही हो जाएगा, नहीं होता है तो आगे क्रम में चलेगा। 2 में तो फाइनल कहीं होना ही होना है, तो वो 50% उस रेशियो में आ ही जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे आगे चल के, तो वो हो जाता है सब मतलब जो है एक व्यक्ति का कई लोगों को मत देना, मतलब एक व्यक्ति है हम 5 लोगों को वोट देंगे। वरीयता में प्रथम किसको वरीयता देते हैं अलग विषय है। मान लो 10 बच्चों ने क्या किया, दूसरी वरीयता एक ही व्यक्ति को दे दी, दूसरी वरीयता 10 ने एक ही को दे दी, मतलब बाकी 10 हैं, एक 5 लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है। एक वाला और 10 ने दे दी, ठीक है। 10 ने मतलब समझिए पहली वरीयता किसी ने दी है, सबको बांटा, तो और जैसे एक व्यक्ति ने पहली वरीयता किसी पहले वाले व्यक्ति को दे दी, ठीक। मान लो 5 लोग हैं, पहला वाला तो 5 लोग हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 10 लोगों को देना है, किसी ने पहली वरीयता इनको दे दी, ठीक है। बाकी शेष लोग बचे 9, इनको तो 9 देंगे ना क्योंकि देना सबको है, इनको 9 लोग देंगे और बाकी के जो 9 लोग थे इनको दूसरे नंबर पर वरीयता देंगे। सबको सब एक ही वरीयता दे सकते हैं। मेरी बात समझिए, पहले मैं कह रहा हूँ इनको देना 5 को है, 10 को 5 को देना है, समझ रहे हैं बात। तो जब 5 को देंगे तो 10 लोग कोई जरूरी है कि नंबर 1 की वरीयता इनको दें। कुछ लोग इसमें से 2 को वरीयता नंबर 1 की देंगे, कुछ लोग 3 को देंगे नंबर 1 की वरीयता, ऐसे से देंगे ना। लेकिन दूसरी वरीयता का जैसे पहली वरीयता में तो सबने अलग अलग लोगों को अलग अलग दे दिया, एक ही 2 लोग हुए जहां पर 3 लोग हुए वरीयता में। दूसरी वरीयता में संयोग से इनको पहले वाले को सभी ने दे दिया दूसरी वरीयता में, क्योंकि आपको 5 लोगों को देना होगा, जितने कैंडिडेट होंगे उतनी वरीयता आपको देनी होगी। तो उस स्थिति में ऐसे ही वोटों का स्थानांतरण को संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यानी कि लोकप्रियता कितनी होती है उस व्यक्ति की कुल मिला के विधि का प्रयोग इस नाते किया गया है कि यानी कि जितने उम्मीदवार मतलब जो उनके वोट देने वाले लोग हैं, यानी कि लोकसभा के दोनों सदस्य और सभी निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, इनके मतों को निकालने के बाद जो मत टोटल वैल्यू आ रही है, मतों की वैल्यू का 50% प्लस 1 होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25% लोग पसंद कर रहे हैं राष्ट्रपति को, जो निर्वाचित सांसद हैं तो वो बन जाएंगे राष्ट्रपति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी नाते इसका फिल्टराइजेशन किया गया है कि किसी भी कंडीशन में वह चुना गया जो राष्ट्रपति हो वो सदन के आधे से अधिक सदस्य उसको पसंद करते हो। बात समझ रहे हैं, पसंद करते हो। अब वो पसंद किस आधार पे करते हैं इसका भी एक अलग अलग विषय है। जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे जो सत्ता में होती है वही अपना राष्ट्रपति लेके आती है, तो सदन में उसका बहुमत होता है और उसके सारे सांसद उसको वोट देते हैं, तो ऐसे ही ज़्यादा होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और बाकी और जनमानस में जैसे पॉपुलरिटी जो होती है उनकी अपनी व्यक्तित्व के आधार पर उससे भी वोट ले लेते हैं, उससे वो जीत जाते हैं, समझ रहे ना। तो जो सत्ता पक्ष में होता है उस तरह से कार्य किया जाता है। ये बात थी इसमें। वो चुनाव के में कौन से कैसे पद्धति करते हैं आपको यहाँ पे देखना है। क्या कह रहे हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें वो तो इंटरनल बातें, कभी उस पर चर्चा करेंगे हम लोगों को उस पर अभी देखना है कि कौन कौन से चुनाव की पद्धति क्या है, इसमें क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब में है सारे। जब आप जो बात कर रहे हैं सब कानून में है कि डीप करोगे तो पता चलेगा। राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति की चीज़ें को हम लोग देखेंगे तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। उसमें से बताना जो आपकी जिज्ञासा है पूछ लिया आपको बता दिया करेंगे, उसमें डिटेल करेंगे तो हम लोग जो है राष्ट्रपति में हम लोग का अभी तक पॉलिटिक्स खत्म हो जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी क्वालिटी हम लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, समझ रहे हैं बात को। बार बार चीज़ों को ना कहलाया करिए। तो मतलब ये चीज़ें हम लोगों को ऐसे ही चलना है। आपको जो दिक्कतें हैं वो मैं इतना मौका ही देता हूँ आप लोगों को, हर आदमी को पूछने का अवसर देता हूँ, बात को कहने का देता हूँ, तो आप उसको कह लिया करिए। बाकी देखिए सिर्फ आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में लिख लीजिए आर्टिकल 56 में जो आपने लिखा कार्यकाल। आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का सभी का 5 वर्ष ही होता है। राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा किसको देते हैं, और उपराष्ट्रपति किसको? चलिए ठीक है, लिखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति चुना जाता है, जब तक नया राष्ट्रपति चुना जाता है, पुराना राष्ट्रपति तब तक कार्य करता रहता है। चलिए अगला लिखिए आर्टिकल 57। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है, वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। यानी एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होगा। भारत में ऐसा कोई विधान किया गया है, कितने टाइम होगा? कोई अमेरिका में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है भारत में? अनलिमिटेड बार जैसा आप लोगों ने कहा, क्या है? कोई है? कोई दो बार ही हुआ है भारत में, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कोई अनलिमिटेड बार ऐसा नहीं हुआ कि 3 बार 4 बार कोई हुआ हो, ऐसा नहीं। लेकिन कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। मोस्टली देखिए होता क्या है कि लोग लेट में ही वरिष्ठ लोगों को ही इसमें चुना जाता है। प्रधानमंत्री तो युवा हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति हमेशा एक उम्र दराज व्यक्ति को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उस स्थिति में भी 10 साल की सेवा के बाद में वो काफ़ी, क्योंकि 35 साल के बाद ही तो वो एक तरह से राष्ट्रपति बनने के हकदार होते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति 50-60 साल से पहले कोई राष्ट्रपति बनाए ही नहीं जाते हैं नॉर्मली भारत में, जहाँ तक ऐसा जो रहा है ना। तो उस कारण से भी वो एक समय होता है, शायद इस कारण से ऐसी कोई स्थिति नहीं आ पाई, या लोकप्रियता कहिए कि उतनी नहीं बन पाई होगी लोगों की, या राजनीतिक पार्टियां समय समय पर बदलती रही तो चीज़ें, या अपने जो भी एजेंडे रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती कि 40 साल की उम्र में किसी को राष्ट्रपति महोदय बना दिया जाए, फिर हो सकता है उनके आने की चांसेस थोड़े रहें, क्योंकि एज भी एक फैक्टर बन जाता है ना। नहीं, जो रिपीटेशन नहीं होता है, मैं उस पर आपको बताया कि रिपीटेशन नहीं होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। एक कारक के रूप में ये हो सकता है कि चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीएम महोदय हमारे हैं, अब मान लो फिर इस अगला चुनाव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा है
मानसिक रूप से भी बड़े स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी बहुत एक्टिव है, दौड़ते हुए भी प्लेन की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। तो उनकी एक तरह से कहिए कि उनकी एक युवाओं की तरह जो उनके अंदर स्फूर्ति प्रकृति ने दे रखी है वो बनी हुई है। अन्यथा की स्थिति में अगला चुनाव हो सकता है, लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि ये नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद में अगर देखा जाएगा तो आदरणीय पीएम जी की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी होगी इस चुनाव के बाद की स्थिति में। तो फिर वो चूँकि पीएम वगैरह का जो पद होता है बहुत एक्टिव पद होता है, बहुत कार्य होते हैं उसमें, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उस स्थिति में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी होता है। और जब कोई व्यक्ति 75 के आसपास हो जाएगा तो सरकार देखिए उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है घट जाती है। इसी नाते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 60 ईयर्स में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि उनकी शारीरिक जो क्षमता होती है वो काफ़ी घट चुकी होती है। लेकिन ये सब जो हमारे महापुरुष लोग हैं जो हमारे राष्ट्र को चला रहे हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी काफ़ी सक्षम बनाए हुए हैं और 70 ईयर्स की एज में वो इतने क्रियाशील और सक्रिय बने हुए हैं। और यहाँ पर जो लड़के हैं 20-22 साल के उनको बहुत दिक्कत रहती है, एक दिन आते हैं 2 दिन क्लासे नहीं जाते हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ना, तो उसमें दिक्कत बनी रहती है। और जितने वो लोग संयमित स्पीच और जितनी चीज़ें याद कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, उतना अगर कोई तैयार कर ले तो यूपीएससी पास कर जाएगा, यूपीएससी पास कर जाएगा, बहुत आसानी से पास कर जाएगा। उनकी दिनचर्या को ये करे, कोई लागू कर दे। 18 घंटे जगना कर पाएगा कोई? 1-2 दिन कर पाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये लोग करते हैं, मेहनत करते हैं लोग। समय आने पे बड़े बड़े एक दिन में 25-25, 20-20 जनसभाएं कर देना, कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? 10-10 मिनट की जनसभा में करा दूँ, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लगता है कि हम जाके कह लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर से उनके दौड़ते ही रहते हैं, 15 मिनट का टाइम यहाँ देते हैं, 15 मिनट बाद अगले स्पीच में यहाँ दूसरा मुद्दा, वहाँ दूसरा मुद्दा, वहाँ दूसरे स्पीच, वहाँ पर हर चीज़ जोश और उमंग बनी रहती है। तो इसका मतलब उनके अंदर जो एक क्षमता होती है शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्षमता भी, अगर स्टूडेंट इन बड़े लोगों की जो हमारे राष्ट्र के एक तरह से कहिए जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं इनका अगर 50% भी ले ले तो वो यूपीएससी तो क्या और बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी पास कर सकता है। तो उनसे तो प्रेरणा ली जा सकती है। बहरहाल चलिए आगे। नहीं करना पड़ेगा, ये सभी जानते हैं, नहीं करता है ये कहने की बात है। तो उस चीज़ में आप भी तो है यूपीएससी के स्टूडेंट, तो करिए ना, कौन होगा? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं मेहनत करनी, ये नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाकी और राजनीतिक पार्टियों के या बड़े बड़े जो लोग हैं वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, इसका ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है किसी चीज़ का। वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये एक अलग विषय यही तो बात है। अगर यही पीएम महोदय सोचे होते कुछ स्टेज में पहुंचेंगे तब देखेंगे, तो फिर वो मुख्यमंत्री ना रहे होते 15 सालों तक, और तब गुजरात छोड़ करके वो राष्ट्र की सेवा में नहीं आने की सोच रहे होते। तो ऐसा नहीं कहना, वो कहने की बात है। बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो नहीं काम करते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी में जब क्रैक करने के बाद में वो क्या अपनी क्रियाशीलता उतना बरत पाते हैं क्या? करप्शन में भर जाते हैं। आए दिन देखिए कि पकड़े जाते हैं, अधिकारी लोग पकड़े जाते हैं ना, वो तो इसी जज्बे और जोश के साथ आते हैं कि हम राष्ट्र का संचालन करेंगे, राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर ले जाएंगे, तो वो लोग पहुँच जाते हैं ना, फिर अपनी जेब भरने लगते हैं। तो ऐसी विषय नहीं है। बहुत सारे देखिए बड़े बड़े घोटाले दिखाई देते हैं, हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया, प्लेन घोटाला हो गया, ये घोटाला वो घोटाला, ये सब क्या है? तो वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ सुनने में आती रहती है। तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम जैसे हमारे डॉक्टर बना दो और हम उसके बाद इलाज बहुत अच्छा करेंगे, डीएम बना दो, उसके बाद डीएम देखो, फिर देखो कैसा काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो परीक्षाएं जो होती हैं वही आपका वो एक तरह से कहिए कि आपका वो मूल्यांकन करती है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मोदी वैसे हो जाएंगे सब तो कि हमको बना दो एक बार प्रधानमंत्री, मोदी जी अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ हम बन जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करने लगे, ये नहीं है। आप लोगों का कहीं ना कहीं जो कहने का इंटेंशन है दो लोगों का वो यही है कि साहब बना दो ना, तब बना दो, तब देखो देखो हम भी करेंगे कुछ। और इसको इतनी पॉजिटिविटी तो को आप ना कहिए, इसको कहिए कि आपकी स्वार्थपरता, इसको कहिए। पॉजिटिविटी तो तब है कि हाँ सर बिल्कुल चढ़ते हुए जाएंगे और हम 50 साल की उम्र में इसको करेंगे और उसके बाद में हम जो है 4 टाइम पीएम बनेंगे, 4 टाइम पीएम बनेंगे और पूरे राष्ट्र को संचालित करने का बेहतर कार्य करेंगे, है ना, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर। बहुत सारी चीज़ें, ये पॉजिटिविटी, ये नहीं कि हमको वहाँ पहुँचा दो हम उससे ज़्यादा काम कर लेंगे, ये पॉजिटिविटी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं भाई।
तो राष्ट्रपति महोदय का हो गया पुनर्निर्वाचन। आइए 58 पे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 58 पे बच्चों, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। तो 2 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली में ये है आपका कोई व्यक्ति, लिखिए पहले में, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 कर लीजिएगा, जब डैश करके नंबर 1 भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसी में दूसरा है बेटा, पहले में ही दूसरा पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट कह रहा है पहले में, ठीक है। पहला कह रहा है भारत का नागरिक हो, दूसरा कह रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और इसी का ही तीसरा पॉइंट है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा पॉइंट तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, योग्यता रखता हो। ये तो आपका पहले का पॉइंट हो। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति यदि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। इसमें राज्य का राज्यपाल अच्छा बताइए, लाभ का पद क्या होता है? किसी भी तरह से सैलरी ना मिल रही हो राज्य सरकार द्वारा। थोड़ा मास्क हटा के हल्का से बात करिए, बोलिए। हाँ आवाज यहाँ क्या करिए? सर वो किसी भी मतलब सैलरी या पैसे से हो या फिर आवास में मिल सकता है, या कोई भी पद दूसरा नौकरी नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो। नौकरी नहीं कर सकता मतलब इस्तीफा दे सकता है सर, बात तो कर सकता है। जैसे वो इस्तीफा दे किसी बात, अगर वो किसी नहीं, मैंने पूछा लाभ का पद क्या होता है, मैंने ये पूछा। जैसे सर उसे दूसरा कोई वेतन नहीं मिलेगा सर, किसी भी जैसे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होने से पहले बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, तो क्या राष्ट्रपति नहीं थे, गवर्नर का भत्ता से पाते थे। अच्छा। लेकिन बाद में उन्होंने जैसे आपने तो आंखें खोल दी मेरी दृष्टि से दिखने लगा। सर हमारी बात सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यही चाह रहा था कि यहीं आप लोग यहीं विषय पे आ जाएंगे, मैं ये जान रहा था, और मेरी आशा आप लोगों ने पूरी कर दी। आशा आप लोगों ने मेरी पूरी कर दी। हाँ, तो गवर्नर थे तो इस नाते लाभ का पद ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं पद पर थे, लाभ ले ही रहे थे, पैसे ले ही रहे थे। चुना गया, पार्टी ने उनको चुना राष्ट्रपति के लिए, चुनाव में लड़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ उनको इस्तीफा देना पड़ा। इनसे सहमत कितने लोग हैं यहाँ पे? आप नहीं सहमत है? क्यों नहीं सहमत है? आप उनको पसंद नहीं करते इस नाते, या उनकी विचारधारा गलत है इस नाते? नहीं सहमत हो, अपनी बात रखिए, कहने का मेरा जटिल क्वेश्चन कर दिए। चलिए, जिसको आया समझ में बताए, आप क्यों नहीं सहमत है? आपको भी नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए ठीक है, किसी को आया बताइए, क्या आप इनसे सहमत हैं? सर इस बात से सहमत है कि मेरे सत्ता है, लेकिन जो वो भैया बोल रहे हैं कि लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम किसी पद पे हैं तो हमें दूसरा इस्तीफा देना नहीं पड़ता है। अच्छा, लेके भी आप कर सकती हैं, ये कहना चाहते हैं आप उसमें? नहीं सर, अब अगर एक जॉब कर रहे हैं तो हम दूसरा नहीं
वही यानी मतलब उसको छोड़ देना पड़ेगा, जैसे मतलब राज्यपाल है तो उसको नहीं, राजपाल एक राजपाल दूसरा राजपाल दूसरे मतलब जैसे हम मैंने लाभ का पद पूछा, आप लोग बात बता रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति होने पे बता रहे हैं, अगर राष्ट्रपति हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। आप लोग ये बता रहे हैं सुविधाएं सब शायद छोड़ देंगे। देखिए लाभ का पद जो होता है सरकार के द्वारा, जो जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, अब सरकारी एम्प्लॉई में आप जानते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी वो आपके सरकारी कर्मचारी में आते हैं, लाभ के पद पे आते हैं। लेकिन जितने भी ग्राम प्रधान से शुरू होता है, जितने बड़े बड़े पद हैं, यानी कि आप उसके बाद के पदों में चले जाइए, आप विधायक चले जाइए, सांसद चले जाइए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ये सब भी वेतन पाते हैं, लेकिन इनके कोई भी पद लाभ के पद नहीं कहे जाते। ये क्या करते हैं? सेवक हैं। तो इनके द्वारा जो सेवा के दरमियान इनको जो पैसा मिलता है, ये मानते हैं लाभ नहीं लिए हैं हम। भाई ये तो सदन में पैसा तो राज्यपाल को 3.5 लाख का मिल रहा है, सेवा का मिल रहा है ना। वो जाते हैं गाड़ियों से, आप उनकी बात सुनते हैं और उनको फोन का खर्चा मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो जनता के विकास के लिए लगे हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल होता है वो। सर ये भी तो है कि हम लोग जो नॉर्मल है, जो गवर्नमेंट है, वो पहले ये पद छोड़ देना है हम लोग को, और उन लोग जब तक नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे। भाई देखिए, जब आप नीतियाँ घर की खुद बनाएंगे, मान लिया आप किचन की बॉस हैं, अब आप जितनी मर्जी हो उतनी रोटियां रखिए सबके सामने, जितनी मर्जी है उतनी सब्जियां रखिए, उस पर कोई रोक है क्या? आपके घर में, आपके किचन में तो कम से कम नहीं रोक है। मेरे घर में, मेरे किचन में मैं रोक लगा सकता हूँ आप पे, लेकिन अगर आप अपने घर के, अपने किचन के हर आदमी अपने अपने बॉस हैं तो अपनी नीतियां बनाएंगे ना। तो पॉलिसी मेकर्स हैं तो अपने पॉलिसीज बना रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, अगर तो उसमें क्या आप कह सकते हैं? तो गलत है कि सही है, इसका जवाब यहीं से आपको मिल जाना चाहिए कि वो है क्या। आप सदन के लोग हैं तो सदन के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे। वैसे आपको बताना मुझे यही था कि जो भी पद है राजनीतिक, जितने भी पद हैं ये गैर लाभ के पद माने जाते हैं, चाहे वो 25 लाख वेतन हो। हालांकि 5 लाख से ज़्यादा राष्ट्रपति से कोई किसी का वेतन ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने व्यवहारिक बात आपसे कह दी, वेतन कुछ भी हो, लाभ का पद वह नहीं है। बस सोशल वर्क, समाज सेवा वो करते हैं। ये अलग बात है कि 25-30 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ उनकी एक होने के बाद में आ जाती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, ये अंदर की बात है। बहरहाल तो ये लाभ के पद नहीं आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रधान है ग्राम का, छोटा सा पद लेकर के, और राज्य का राज्यपाल है या प्रधानमंत्री हैं, तो वो हो सकता है, उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपनी प्रक्रिया के तहत आएगा, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, है ना। यानी और मान लो आपने कहा जैसे सरकारी कोई एम्प्लॉई है, वो रिजाइन दे दे, अपना रिजाइन देने के बाद चुनाव लड़े, लेकिन वो राज्यपाल होते हुए भी अगर उनको बुला लिया जाएगा, कर लिया जाएगा तो चले जाएंगे। वो ग्राम प्रधान होते हुए भी चले जाएंगे, वो विधायक होते हुए भी वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे जब वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे तब इसको बस रहे, तो वो उसके साथ रहेंगे। अगर वो हार गए वहाँ पे तो ये तो बनाया जाएगा। सर मान लीजिए हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जी, और गवर्नर के लिए मान लीजिए या राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ और हम हार गए, तो पहले इस्तीफा आपको देना पड़ेगा कि बाद में? भाई आप लाभ के पद पे रहते हुए कि आप खड़े नहीं, लड़ नहीं सकते, तो लाभ के पद पे है ना। इस्तीफा दे दे तो भाई आप समझिए इस बात को, लाभ के पद पे है कि नहीं है, तो लाभ के पद पे उम्मीदवार ही नहीं हो सकते आप। लाभ के पद पे है तो उम्मीदवार कैसे आप बन सकते हैं? अरे ऐसे नहीं होता तो हर अधिकारी जो चुनाव जाकर लड़ता, उसके बाद हारता, चाहे जीतता, आता, है ना। हर आदमी ट्राई करता रहता। केजरीवाल ने ऐसा किया था, तो लौट के नहीं आए थे, वो चले गए, फिर वो फाइनली वो हो ही गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, तो इस नाते उसमें रिस्क होता है, इस नाते कोई छोड़ता नहीं। रिटायरमेंट की बात करते हैं या 1-2 साल सेवा बची रहती है तो व्यवहारिक चीज़ें हो पाती है। तो लाभ के पद, कोई भी राजनीतिक जो पद है वो लाभ के पद नहीं है, इस नाते वो अपने पद के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। और बाकी जो सरकारी सेवा में आप रह रहे हैं तो वो सारे पद आपके लाभ के पद माने जाते हैं। पहले इस्तीफा दीजिए, विधिवत उसकी मंजूरी लीजिए,
और उसके बाद कही हमारे आज से हमारा आपका संबंध समाप्त हुआ, अब हम चलते हैं लोकसभा या राज्यसभा या जो भी सदन के सदस्य आप बनने जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। अब वहाँ आपकी सीट बनती है कि नहीं बनती है ये अलग विषय है। नहीं होगा तो आप तो ना राम के रह गए ना रहीम के रह गए। चलिए आगे, ठीक है। तो दूसरा बच्चे उसी में जो दूसरे पॉइंट में लिख रहे थे, इसमें राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ लाभ का पद इसमें राज्य का राज्यपाल कामा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तथा मंत्री लाभ का पद धारण करने वाले नहीं हैं। मतलब ये लोग लाभ के पद के नहीं माने जाते हैं। फिफ्टी 59 करिए बच्चों, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। या शर्तें। इसमें क्या लिखिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, फटाफट लिखिए फास्ट। 3-4 शर्तें हैं, उसको लिख लीजिए, आज राष्ट्रपति कंप्लीट होगा। राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल या सदन के राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल से पॉइंट करेंगे, मेरे शर्तों में पॉइंट नंबर 1 करेंगे, ठीक है। उसमें लिखिए राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल या सदन के किसी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल या सदन, मैंने बोला है ना, संसद कर लीजिए, सदन को संसद कर ले, संसद के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि कोई इस प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति हो जाता है, यदि कोई इस प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति हो जाता है तो उसे सदस्यता त्यागनी होगी, सदस्यता त्यागनी होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, शर्तों में ही बेटा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों एवं वेतन भत्तों का हकदार होगा तथा बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। और अगला है अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ है बच्चों, ठीक है। और बाकी शेष में हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।